नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेसिक चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल लीग में आप सभी जानते हैं कि डिंग लीरेन ने मैग्नस कार्लसन को 3-1 से हराया। लेकिन इस जीत में ये बात भी जानने लायक है कि एक्चुअली मैग्नस कार्लसन ने सारे के सारे मुकाबलों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए ओपनिंग को लेकर के। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से मैग्नस कार्लसन का प्रयोग भी था। इसी क्रम में जो चौथा राउंड मुकाबला हुआ मतलब चौथा मुकाबला आप कह सकते हैं रैपिड का इस सातवें राउंड में दोनों के बीच जो चल रहा था और मैग्नस कार्लसन 2-1 से पीछे चल रहे थे। तो मैग्नस कार्लसन ने सफेद मोहरों से खेलते हुए किंग्स गैम्बिट का सहारा लिया जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। ब्लिट्ज में उन्होंने खेला है कई बार, एक आध बार क्लासिकल में भी खेला है बहुत पहले, लेकिन नॉर्मली खेला नहीं जाता किंग्स गैम्बिट। तो मैग्नस कार्लसन ने कैसे किंग्स गैम्बिट का सहारा लिया, क्या कुछ हुआ उस मुकाबले में, आइए नजर डालते हैं। शुरू हुआ यहाँ पर E4 से सफेद मोहरों से खेल रहे थे कार्लसन। E4, E5 और F4, और जैसे उन्होंने F4 खेला तो जो भी लोग लाइव भी देख रहे थे सब चौंक गए कि व्हाइट से ये लाइन को चूज करना। डेफिनेटली पुराने समय में ये काफी आक्रामक लाइन मानी जाती थी, लेकिन अब जो करंट एरा है उसमें डेफिनेटली हम नहीं मानते कि किंग के तरफ का पॉन जो है हमें ओपनिंग में इतनी जल्दी चलना चाहिए। ये ओपनिंग इसीलिए जो है वो ज्यादा नहीं खेली जाती है। डेफिनेटली कभी कभी प्रयोग के तौर पर ब्लिट्ज में जरूर इसका मुकाबला होता है। ओके, ई इंटू एफ फोर यहाँ पर एक्सेप्ट किया डिंग लीरेन ने। नाइट एफ थ्री खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पर जो पुरानी लाइंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा जिसके लिए वाइट जो है अपने सेक्रीफाइस भी देता था पीसेस, वो G5 वगैरह, G5 हो गया, D6 एक लाइन है, D5 मेन लाइन है। बट यहाँ पर डिंग लीरेन ने नाइट F6 खेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट टाइम में इसे ही सबसे अच्छा डिफेंस माना गया है। अगर व्हाइट जो है किंग्स गैम्बिट खेलता है तो ये आप याद रखिए कि इसको आपको अपनाना चाहिए। यहाँ पे दो बातें याद रखने लायक है कि व्हाइट ने ऑलरेडी अपना एक पॉन दिया हुआ है। अब जब तक ये पॉन दिया हुआ है, ये पॉन वापस लेना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक ये पॉन नहीं हटेगा, ये पॉन आगे आने के बाद ये बिशप भी कभी फ्यूचर में उतना अच्छा खेल नहीं पाएगा। ये रुक जो है ये इस फाइल पे ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये पॉन एक तरह से ब्लॉकेट का काम करेगा, और आप कभी इस पॉन को अगर ब्रेक देना चाहेंगे तो अल्टीमेटली जो है इसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा और एक पॉन आप डाउन रहोगे यहाँ पर। तो व्हाइट को दो, अगर व्हाइट ने यहाँ पे किंग साइड का एरिया दिया है तो डेफिनेटली व्हाइट को यहाँ पर रिटर्न में सेंटर वगैरह जो है काफी स्ट्रॉन्ग लेना होगा और अपना डेवलपमेंट तेजी से दिखाना होगा। देखिए आगे मैच में क्या होता है। तो मैग्नस कार्लसन खेलते हैं E5, तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली एक टेम्पो मिल रहा है, जो पीस अपोनेंट का बाहर निकला है उसको हटना पड़ रहा है। बट नाइट H5 यहाँ पर बहुत अच्छा रिप्लाई है, क्योंकि नाइट H5 आने से एक प्रकार से इस पॉन को प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसा कि मैंने बोला कि जब तक ये पॉन यहाँ है ना, ये बिशप फ्यूचर में अच्छा काम करेगा, ना ही इस फाइल पे व्हाइट कोई प्रेशर यहाँ पर डाल पाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली। आप अगर देखोगे तो पीस थोड़ा सा हैंगिंग है और इसको संभाल के तो जरूर ब्लैक को ध्यान में रखना होगा। बट व्हाइट का भी डेवलपमेंट कोई बहुत अच्छा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे गेम कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप नेचुरल खेलने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप इमीडिएटली सोचो कि आप D4 खेलो, सेंटर को सपोर्ट करो इन पीसेस को, जो नेचुरल दिखता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक इमीडिएटली इस पर D6 से ब्रेक देने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैग्नस कार्लसन ने जो लाइन चुनी वो थी क्वीन E2, ताकि इसको फिलहाल ब्रेक ना दिया जा सके, D6 जैसे मूव अभी ना आए। बिशप यहाँ पर जो उनके अपोनेंट है डेफिनेटली उन्होंने पहले डिंग लीरेन ने अपने डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दिया, बिशप E7। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को थोड़ा समय मिलता है व्हाइट को, उन्होंने खेला D4, नाउ कासल। एंड यहाँ पर अगर आप सोचो कि इस तरह से खेलने की कोशिश करता ब्लैक, जैसे बिशप H4, सो नाइट H4, क्वीन H4, क्वीन F2, क्वीन इंटू F2, किंग इंटू F2, G5, स्पॉन को प्रोटेक्ट करके। बट इसमें अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में पोजीशन व्हाइट की बेटर होगी, क्योंकि बहुत सारे थ्रेट है यहाँ ऊपर की तरफ अभी आ रहे हैं और आपको अभी ये पीसेस भी बाहर निकालने हैं। ये पीस हमेशा एक बुरी स्थिति में है और इस पॉन स्ट्रक्चर को कभी भी समय पड़ने पर ब्लैक व्हाइट तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये अच्छा नहीं होता अगर इस पर ब्लैक एक्सचेंज करे। तो ब्लैक को क्या करना है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे पॉन अप है, पहले उसको अपना डेवलपमेंट सही करना है, फिर टाइमली एक्सचेंज करना है। अभी एकदम से यहाँ पर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कासल, नाउ नाइट C3। सो अभी D6 खेला क्योंकि कासल ऑलरेडी हो गया। तो कार्लसन ने यहाँ पे बिशप D2 खेला। डेफिनेटली इंटेंशन जो है वो लॉन्ग कैसल करने का है, और एक बार लॉन्ग कैसल हो जाएगा तो व्हाइट के जो इश्यूज हैं वो ऑलरेडी शॉर्ट आउट होने लग जाएंगे, और ये बिशप भी कहीं ना कहीं से खिलाना होगा चाहे क्वीन को हटना पड़े। तो और क्योंकि यहाँ पर किंग साइड यहाँ पर कैसल हुआ है, तो ये जो पॉन है ये सफेद के काम ही आएगा यहाँ से ब्रेक वगैरह देके पोजीशन को ठीक करने में। तो बिशप G4 खेला, ये डिंग लीरेन का अच्छा मूव था, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो नाइट है काफी अच्छा कर रहा है यहाँ पर। और तो इसको भी कंट्रोल करते हुए एक और पीस बाहर आ गया उनको, और अब नाइट भी आने की तैयारी। तो यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया व्हाइट ने, सो नाइट D7। और इसके साथ ही आप देखो व्हाइट ब्लैक के सारे पीसेस जो है वो बोर्ड पर आ चुके हैं।
अब यहाँ पर व्हाइट को दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो व्हाइट पॉन डाउन है तो कवर करना है नहीं करना है वो एक देखना होगा, दूसरा उसके बदले जो कंपनसेशन है उसका फुल प्रूफ यूज होना चाहिए। मतलब कि किंग ने अगर कैसल किया है तो कैसे यहाँ पर व्हाइट अपने अटैक को आगे ले जाएगा, कैसे फायदा उठाएगा, क्योंकि अगर बिना कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ एक्सचेंज हो गया तो डेफिनेटली ये तो ब्लैक व्हाइट जीत जाएगा मैच को और व्हाइट हार जाएगा, तो व्हाइट को कुछ ना कुछ तो करना होगा। यहाँ पर एक अच्छी मूव हो सकती थी इंटरेस्टिंग, नाइट ई4, ये इंटरेस्टिंग मूव हो सकती थी। नाइट ई4 का जो आइडिया है कि ये जो नाइट है इसने दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर कंट्रोल किए हैं, तो अभी जरूरत पड़ने पर जो है आप नाइट f2 करके इस बिशप को पीछे कर सकते हो, और एक बार ये बिशप पीछे जाएगा तो ये नाइट पर जो है सपोर्ट कम हो जाएगा, तो वो भी एक इशू होगा। तो और एक चीज जरूरत पड़ने पर g3 ब्रेक भी जो है वो आ सकता है। तो ये नाइट e4 एक इंपॉर्टेंट मूव हो सकती थी, बिशप जो है इधर पर प्लेस हो सकता है तो इस डायगोनल पर प्रेशर डाल सकता है, तो कुछ कुछ पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे चुनाव किया जो मूव था क्वीन e1, ये नॉवेल्टी थी, इससे पहले कभी नहीं खेली गई, और डेफिनेटली वो अपने बिशप को जो है प्ले में ला रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता था जो पहले एक आध गेम में खेला गया है, बट इस तरह की पोजीशंस आई हैं उसमें जिसमें व्हाइट ने ठीक ठाक किया है, मैच भी जीता है शायद तक, ये मैच जो है ये जो पोजीशन है ये मैच खेला गया है 2006 में खेला गया है, तो ये एक इस तरह से भी व्हाइट ने खेला था, बट कार्लसन ने यहाँ पे चुनाव किया क्वीन e1। तो अब यहाँ पर ब्लैक के सामने चुनौती है कि कैसे वो अपने क्वीन को बाहर निकालेगा और ताकि ये दो रूक वगैरह जो है कनेक्ट हो, क्योंकि ब्लैक के पीसेस तो ठीक है लेकिन अभी भी उसे काफी कुछ करना बाकी है, क्योंकि धीरे धीरे व्हाइट अपना अटैकिंग सेटअप बना रहा है। अब यहाँ पर c6 जैसे उन्होंने किया, c6 खेला यहाँ पे तो सही चाल थी एकदम, कार्लसन ने बिशप e2 निकाल लिया अपना, रुक e8। अब ये पोजीशन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कंपेयर करोगे तो भले एक पॉन अप है ब्लैक, बट कंपनसेशन है व्हाइट को बराबर, उसके पास सेंटर है, उसके दो बिशप भी ठीक कर रहे हैं और आने वाले समय में व्हाइट ठीक ही करने वाला है, तो पोजीशन खराब नहीं है यहाँ पर। अब कार्लसन ने खेला g3, ये अच्छी मूव भी थी ताकि कार्लसन चाह रहे हैं कि इस पोजीशन को ओपन अप किया जाए और किंग के टुवर्ड्स जो है वो अपने अटैक को लॉन्च किया जाए, लेकिन यहाँ पर डिंग लीरेन ने खेला d इंटू e5। अब यहाँ पर सही चाल थी d इंटू e5 मार देना, और अब यहाँ पर f इंटू g3 ऑलमोस्ट फोर्स है, वरना g इंटू f4 का थ्रेट आ रहा है, तो ये तो खराब ही हो जाएगा ब्लैक के लिए, तो ये मारना ही पड़ेगा। और ये पोजीशन कंपनसेशन था इसमें व्हाइट को पॉन डाउन पे भी, और ब्लैक के ऊपर अटैक है यहाँ पर कार्लसन ने यहाँ पर खेल दिया नाइट e5, क्योंकि वो एक चाल यहाँ पर मिस कर गए, और वो चाल क्या थी, नाइट इंटू e5, d इंटू e5 और f3, ये चाल बिल्कुल मैग्नस कार्लसन मिस कर गए, वरना यहाँ तक कार्लसन अच्छा ही कर रहे थे। और अब इसका नुकसान ये हुआ कि आपको बिशप हटाने के साथ ही आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो थ्रेट है, ये जो दोनों रुक की जो कंडीशन है, क्वीन पे थ्रेट है, तो यहाँ पर जैसे बिशप d3 खेला तो क्वीन d4 अगला गुड मूव खेला। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बिशप e3 वगैरह नहीं खेल सकते, वरना आपका एक और पॉन चला जाएगा और ये तो फिर पोजीशन नहीं बचेगी। तो कार्लसन ने यहाँ पर एक्सचेंज करना ठीक समझा, उन्होंने क्वीन e4 खेला, क्वीन e4, नाइट e4, नाउ f2, अभी आपको रुक को बचाना है तो खेला रुक f d1, डेफिनेटली नाइट f2 भी d1 का मतलब नहीं है, क्लियर एक्सचेंज अब रहेंगे यहाँ पर ब्लैक, सो रुक f d1, सो बिशप f3, एंड यहाँ पर कार्लसन से एक और गलती होती है, नाइट इंटू f2 खेलना चाहिए था, शायद इससे मैच चलता, बट उन्होंने खेल दिया g4, सो नाउ बिशप h4, तो ये बिशप भी एक्टिवेट होके इधर पे आ गया और इसने f2 को सपोर्ट कर दिया, और यहाँ से जो है वो गेम आपका खराब, जैसे आप अभी यहाँ पर नाइट इंटू f2 जैसा भी नहीं खेल सकते, वरना बिशप इंटू f2 आ रहा है रुक f2 पे, जैसे आप देखो यहाँ पर, तो ब्लैक जो व्हाइट जो है वो यहाँ पे हार जाएगा। तो खैर बिशप h4 के बाद पोजीशन खराब होने लग गई, यहाँ पर ये उन्होंने अपना नाइट ऑफर कर दिया, एक पूरा पूरा क्यों कर दिया, क्योंकि पीसेस यहाँ पर क्रैम्ड है पूरी तरीके से। नाउ रुक इनटू e5, अभी आपके नाइट पर थ्रेट है, आप देख सकते हो पॉन पर भी थ्रेट है, उन्होंने खेला नाइट g3, बट यहाँ पर आप देखो कि तुरंत जो है वो अपना यहाँ पर बिशप इंटू h1 मार सकते थे, रुक h1 इस तरह से खेल सकते थे, h3 इस तरह से खेल सकते थे, बट यहाँ पर डिंग लीरेन ने गुड मूव खेला, एक और जो पीस अंतिम पीस बोर्ड पर नहीं था उसको लेकर के आए रुक e8, और अब प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में रुक e1 का जो थ्रेट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे गेम कैसे हुआ, इन्होंने खेला बिशप c3, सो बिशप g5 चेक, किंग b1, सो नाउ बिशप h1, बिशप इंटू e5 अगर मारते, यहाँ बिशप h1 के बाद रिजाइन ही कर दिया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, आप पॉज करिएगा और सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब आगे अगर आप गेम को देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप मान लीजिए कि रुक h1 जाते हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर रुक जो है e1 आ रहा है, आप बिशप e1 मारने की कोशिश करोगे तो रुक e1, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है चेकमेट ही हो जाएगी। तो
इसीलिए उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर रुक H1 तो नहीं मारा। अगर बिशप E5 मारते फॉर एग्जांपल यहाँ पर, सो रुकिंग टू E5, अभी आप स्टिल रुक E1 का थ्रेट अलाइव है, तो अभी भी आप रुक H1 वगैरह नहीं जा सकते हो। बिशप E2, बिशप G2, रुक F2, बिशप H3, इस पोजीशन को आप देखोगे तो ब्लैक के पास जो है, ब्लैक ऑलरेडी पॉन अप है, ये 2 पॉन काफ़ी खराब है। कह सकते हैं कि फाइट हो सकती थी, बट मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर। और एक बात और दोस्तों, कि जब हम ये गेम्स एनालाइज कर रहे हैं, ये बात समझना ज़रूरी है कि ये रैपिड मुकाबले हैं, ऑनलाइन हैं, वो घर से खेल रहे हैं, तो सब कुछ जो है वो फीलिंग्स भी मैग्नस कार्लसन का क्या लेवल अभी होगा, और जब ये इस तरह के मुकाबले होते हैं तो टाइम कंट्रोल में भी कभी-कभी खिलाड़ी फँस जाते हैं। तो डेफिनिटली आप इनकी तुलना क्लासिकल मुकाबलों से नहीं कर सकते। खास तौर पे मुझे लगता है कि मैग्नस कार्लसन का लेवल जो है सबसे ऊपर है, वो विश्व चैंपियन है। और ये बात भी उनको खास बनाती है कि जब वो तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आजकल हारने से भी नहीं डर रहे हैं, और कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे हैं, शतरंज को कुछ अलग इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी उनका धन्यवाद हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज को आगे ले जाने के लिए सहयोग देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप सहयोग भी दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज हमने 20,000 सदस्यों का परिवार कर लिया है, तो 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे, तो उसके लिए भी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you.